नमस्कार। आज हम चीन की अर्थव्यवस्था पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय। बिल्कुल। और इसके लिए हमने जो जानकारी जुटाई है वो विश्व बैंक और विकिपीडिया जैसे स्रोतों से है। हाँ, भरोसेमंद स्रोत हैं ये। हमारा इरादा है कि हम चीन के पूरे आर्थिक सफर को समझें। मतलब इसकी खासियतें क्या हैं, अभी क्या चल रहा है और आगे क्या चुनौतियां या मौके हो सकते हैं। सही। और ये सफर वाकई देखने लायक रहा है, खासकर 1978 के बाद। हाँ, वही तो। 1978 के बाद चीन ने एक तरह से गजब का आर्थिक बदलाव देखा है। औसत वृद्धि दर 9% से ज्यादा रही बहुत ज्यादा है ये तो। और 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले। ये आंकड़ा तो सोचने पर मजबूर करता है। यकीनन। और इसमें विश्व बैंक का भी रोल रहा है। उनकी 40 साल से ज्यादा की साझेदारी है चीन के साथ। हाँ, उस पे भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को समझना। जरूर। चीन का आर्थिक इतिहास देखें तो काफी लंबा और, जैसा आपने कहा, उतार चढ़ाव वाला रहा है। बिल्कुल। ये जानना भी रोचक है कि 19वीं सदी तक तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में था। हाँ, ये बात कई लोग शायद नहीं जानते होंगे। फिर एक ठहराव का दौर आया, जी। लेकिन फिर 1978 के सुधारों ने पूरी तस्वीर ही बदल दी। और वो बदलाव अभूतपूर्व था। जैसा हमने शुरू में कहा, करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया चीन। हाँ, और आज की स्थिति देखें तो नॉमिनल जीडीपी में ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के बाद। जी, लेकिन क्रय शक्ति समता यानी पीपी उसके लिहाज से पहले नंबर पर है। अच्छा, पीपी के हिसाब से पहला। ये फर्क समझना जरूरी है शायद। हाँ, क्योंकि पीपी दिखाता है कि असल में वहाँ चीजें खरीदने की क्षमता कितनी है, सिर्फ डॉलर वैल्यू नहीं। और वैश्विक पीपी जीडीपी का करीब 19% हिस्सा चीन का है। 19%। बहुत बड़ा है ये। और अर्थव्यवस्था का मॉडल भी दिलचस्प है। समाजवादी बाजार अर्थव्यवस्था कहते हैं इसे। इसमें सरकारी कंपनियों की भी भूमिका है। हाँ, सरकारी उद्यम हैं जिन्हें एसओईज कहते हैं, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा निजी क्षेत्र भी है। कितना बड़ा है ये निजी क्षेत्र? ये जीडीपी का लगभग 60% देता है और शहरों में रोजगार का करीब 80%। अच्छा, मतलब निजी क्षेत्र का दबदबा काफी ज्यादा है। बिल्कुल। रोजगार और जीडीपी में तो है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी कहा जाता है ना? हाँ, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर। हाँ, ये तो सुना है। पर अब वो कहानी थोड़ी बदल रही है। अब वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, रिन्यूएबल एनर्जी, इन जैसे हाईटेक उद्योगों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये जो दुनिया की फैक्ट्री से हाईटेक की तरफ जाने की बात है, ये दिलचस्प है। लेकिन क्या इस बदलाव में कुछ मुश्किलें भी आ रही हैं, जैसे विकास दर धीमी होने की बात सुनते हैं? बिल्कुल। स्रोत भी यही बताते हैं। हाल के सालों में रफ्तार कम हुई है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2023 में 5.2% थी, तो 2024 में शायद 4.8% रह जाए। तो ये कमी क्यों आ रही है? इसके पीछे कई वजह हैं। संरचनात्मक बाधाएं कह सकते हैं। जैसे काम करने वाली उम्र की जो आबादी है वो कम हो रही है। अच्छा, डेमोग्राफिक शिफ्ट। हाँ, और निवेश पर रिटर्न भी घट रहा है। पहले जितना मुनाफा नहीं मिल रहा। उत्पादकता वृद्धि भी धीमी हुई है। और वो रियल एस्टेट वाला संकट, उसका भी असर है। हाँ बिल्कुल। संपत्ति बाजार का संकट एक बड़ा मुद्दा है। बड़े डेवलपर्स कर्ज में हैं, खाली मकानों की समस्या, ये सब मिलकर ग्रोथ को धीमा कर रहे हैं। तो अब चीन के सामने चुनौती क्या है, मतलब आगे बढ़ने के लिए? चुनौती है कि वो अपना मॉडल बदले, मैन्युफैक्चरिंग से हटकर हाई वैल्यू सर्विसेज की तरफ जाए, निवेश पर निर्भरता कम करे और घरेलू खपत, मतलब लोग ज्यादा खर्च करें, उसे बढ़ाए। और पर्यावरण का मुद्दा? वो भी बहुत अहम है। उच्च कार्बन से निम्न कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनना एक बड़ी चुनौती है। इन सब चुनौतियों को देखते हुए विश्व बैंक के साथ जो साझेदारी है, उसका क्या रोल है? अब आपने शुरू में जिक्र किया था। हाँ, वो साझेदारी अब और महत्वपूर्ण हो गई है, लेकिन उसका रूप बदल गया है। कैसे बदला है? देखिए, 40 साल से ज्यादा पुरानी ये पार्टनरशिप है। पहले विश्व बैंक शायद ज्यादा कर्ज देता था। अब वो ज्ञान, सलाह, तकनीकी मदद, इन पर ज्यादा जोर दे रहा है। अच्छा, मतलब अब फोकस सॉफ्ट सपोर्ट पर है, कह सकते हैं। उनका जो मौजूदा कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क है, सीपीएफ, जो 2020 से 25 तक चलेगा, हाँ, वो 3 मुख्य बातों पर केंद्रित है। एक तो पर्यावरण को टिकाऊ बनाना, दूसरा चीन की अपनी संस्थाओं को मजबूत करना ताकि वो सुधार लागू कर सकें, और तीसरा है असमानता कम करना, मतलब जो पिछड़े इलाके हैं, जो समूह पीछे रह गए हैं, उन पर ध्यान देना।
तो विश्व बैंक के प्रोजेक्ट सब किन क्षेत्रों में ज्यादा हैं? प्रोजेक्ट सब जैसे कम कार्बन वाली ऊर्जा, ग्रीन एग्रीकल्चर, प्रदूषण नियंत्रण, जिसमें समुद्री प्लास्टिक भी शामिल है, और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर मैनेजमेंट, इन सब पर फोकस कर रहे हैं। अच्छा, और वैश्विक स्तर पर चीन की भूमिका खासकर पर्यावरण पर बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। स्रोत बताते हैं कि आज दुनिया का करीब 1/3 सालाना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन चीन से होता है। 1/3? हाँ, और ग्रीन हाउस गैसों का करीब 30%। और एक चिंता की बात यह भी है कि अब चीन में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा हो गया है। ओह, तो चीन ने जो लक्ष्य रखे हैं कि 2030 से पहले कार्बन उत्सर्जन पीक पर ले जाकर कम करना शुरू करेंगे और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। हाँ, ये लक्ष्य तो सुने हैं। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। अगर चीन ये कर पाता है तो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में बड़ी मदद मिलेगी। एक और मुद्दा है जो अक्सर उठता है, चीन के सरकारी आर्थिक आंकड़ों की विश्वसनीयता। क्या इस पर कुछ जानकारी है हमारे स्रोतों में? हाँ, ये एक थोड़ा पेचीदा मामला है। इस पर विवाद है। कैसा विवाद? कुछ बाहरी विश्लेषक हैं और कुछ चीन के अंदर के जानकार भी, जिनका मानना है कि सरकारी आंकड़े शायद ग्रोथ को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। अच्छा। एक कहानी भी है कि पूर्व प्रीमियर ली कीयांग ने खुद कहा था कि जीडीपी के आंकड़े मानव निर्मित हैं, मतलब भरोसे लायक नहीं। हालांकि ये कथित बयान है। लेकिन क्या सब यही मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ पश्चिमी रिसर्च संस्थान भी हैं जो मानते हैं कि आंकड़े मोटे तौर पर सही हैं या शायद थोड़ी कम ग्रोथ दिखाते हो, ज्यादा नहीं। तो मतलब इस पर एक राय नहीं है। बिल्कुल, ये आंकड़ों के विश्लेषण को और मुश्किल बना देता है। सही बात है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, चीन ने वाकई एक असाधारण आर्थिक बदलाव हासिल किया है। करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना, ये सब सच है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब वो एक ऐसे मोड़ पर है जहां आगे की राह थोड़ी मुश्किल दिख रही है। ग्रोथ धीमी हो रही है, पर्यावरण का दबाव है, समाज में असमानता की चुनौती है। तो अब फोकस बदल रहा है। जी, अब टिकाऊपन पर, उच्च गुणवत्ता वाली ग्रोथ पर जोर है। उनकी विकास की रणनीति बदल रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बदलाव कैसे होता है। बिल्कुल। और आखिर में एक सोचने वाली बात यह है कि चीन अब तकनीकी आत्मनिर्भरता पर बहुत जोर दे रहा है। उनकी 14वीं पंचवर्षीय योजना में इसका जिक्र है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो आत्मनिर्भरता पर फोकस है, ये आने वाले सालों में दुनिया की सप्लाई चेन और इनोवेशन यानी नई खोजों के पूरे नज़ारे को कैसे बदलेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में मिलेगा। जी हाँ, ये देखने वाली बातों की